हौसलों की उड़ान को पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। यदि आप साथ दो हमारा तो आओ फिर, सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत करती हूं आपका अपने वीजा क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 की सिविक्स को कवर कर रहे थे और आज जो है क्लास 6 के सिविक्स या पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमें पढ़ना है शहरी आजीविका के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि ग्रामीण आजीविका क्या है। हमने देखा था कि गांव में लोग किस किस प्रकार के कार्य करते हैं। हमने गांव में कई तरह की व्यवस्थाओं को देखा था। हमने देखा था कि गांव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो भूमि है, जिसपे लोग कृषि का कार्य करते हैं और कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ जो है छोटे किसान होते हैं और कुछ जो है खेतीहर मजदूर होते हैं। तो बच्चों, चलिए गांव से आपको शहर की तरफ लेकर चलती हूँ। आप बताइए कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अगर आप एक शहर में रहने वाले हो, तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो रोड पे आपको, सड़कों पे क्या दिखता है? कहीं आपको दिख रहा होगा कि फल के कुछ लोग ठेला लगा के हैं, कहीं आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग जो है अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे चाय वगैरह जो है ठेले पे बेच रहे हैं। कहीं आपको दिख रहा हो कि चटपटा मसाला या चटपटी पानी पूरी टाइप का कुछ जो है लोग ठेला लगा के बेच रहे हैं। कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ लोग जो है कोर्ट में जो है जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग वकील के हैं जो व्यवसाय में हैं, वो जा रहे हैं अपने कार्य पे सुबह सुबह। या आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है स्कूल के लिए जा रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं। इस प्रकार के कई जो है चीजों को आप शहरों में देखते हो, कई प्रकार के कार्य को आप शहरों में देखते हो। तो आज आपकी एनसीईआरटी इन्हीं चीजों पे बात करेगी। बच्चों, रोज क्या होता था कि हम जो है आपके क्लास के बीच में जब लिखते थे तो जो है कैमरे का जो है एंगल थोड़ा अलग आ जाता था और जो है समय भी काफी लग जाता था उसमें। तो आज मैंने आपको अपने से जो है ये सारी चीजें पहले से जो है लिख दी है, ताकि आप पॉइंट वाइज चीजों को समझ भी सको और हम एनसीईआरटी को यहाँ जो है पूरा ब्रीफ जो है पॉइंट वाइज देख सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमेशा समझाने के सिलसिले से, ठीक है? तो आप जो आपकी एनसीईआरटी है वो इन चीजों पे बात करती है और मैंने कुछ चीजों को खुद से ऐड ऑन किया है, ताकि आप जो है इस चीजों को, अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो तो आप एनसीईआरटी को सही से कवर कर सको, और अगर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हो तो आप पॉइंट वाइज चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सको। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसको हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आजीविका, सबसे पहले जैसे बात आती है आजीविका की, लाइवलीहुड की, आप सोचते हो कि आजीविका है क्या, लाइवलीहुड है क्या? इसको जो है जब आप ऐसे समझ जाते हो, मतलब समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि लोग इस आजीविका में हैं, वो इस आजीविका में, आप समझ जाते हो। लेकिन जब आप इसको डेफिनेशन इसका देते हो, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आपको सही शब्द नहीं मिलता है। देखिए, आज मैं यहाँ पे लिखी हूँ आजीविका क्या होता है। आजीविका किसकी? शहर की। बच्चों, ये जो आजीविका है ना, ये एक साधन है, एक प्रक्रिया है या एक कार्य है। सिंपल वे में देखिए, ये साधन किसका है? अपने जीवन व्यापन करने का। मतलब आप किस प्रकार से अपने जीवन व्यापन करते हो, आप किस चीजों से जो है आय का अर्जन करते हो। मतलब आप जो पैसे कमा रहे हो वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मतलब आप क्या कर रहे हो? या तो आप फल बेच रहे हो तो उससे आप जो है आपको आय मिल रही है, या तो आप शिक्षक हो उससे आपको आय मिल रही है, या आप वकील हो उससे आपको आय मिल रही है, या आप स्वरोजगार करते हो, मतलब आप खुद की निजी कोई कंपनी चलाते हो, आप उसमें जो है देख रेख करते हो, वो स्वरोजगार है। आप किसी दुकान पे अपना दुकान खोल करके आप बैठे हो, आप स्वरोजगार, उससे आप आय कमा रहे हो। तो आजीविका क्या है बच्चों? आजीविका वही कार्य है, आप कौन से कार्य को कर रहे हो और उससे जिस आय का आप अर्जन कर रहे हो, आय का अर्जन कर रहे हो। आय का अर्जन क्यों कर रहे हो? अपने भरण पोषण के लिए, अपने या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो आजीविका क्या है? आय का एक साधन है जिससे आप अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हो, ये है आजीविका। तो बस ये जो आजीविका है, इसी बात पे आपकी पूरी एनसीईआरटी आपको घुमाएगी, कहानी बताएगी। क्योंकि ये एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई है, तो आपको एकदम सिंपल वे में कहानी बताएगी और उसके माध्यम से आपको जो है बिखरी हुई चीजें मिलेगी, जिसको मैंने यहाँ पे
पॉइंट वाइज किया है, संक्षिप्त किया है और टू द पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए आपकी जो क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है जो है शहरी जीवन में आजीविका, तो उसमें इन कुछ चीजों के बारे में आपकी एनसीईआरटी बात करती है, जो है संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र है, और जिसमें कि आपको जो है रेहड़ी पटरी वाले की बात एनसीईआरटी करेगी, या कुछ ऐसी है जो कि स्वरोजगार की बात करेगी, या जो है एक नियमित रोजगार की बात आपकी एनसीईआरटी करती है, या सरकारी कार्य की बात करती है। देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे संगठित, आप पहले ये समझिए, कोई भी व्यक्ति जो रोजगार कर रहा है, ठीक है, उसके जो दो क्षेत्र हैं, एक है संगठित क्षेत्र में कोई रोजगार कर रहा है या आजीविका कर रहा है, एक है असंगठित क्षेत्र में कोई रोजगार या आजीविका कर रहा है। तो असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अब एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति जो फल वगैरह, जो जूस वगैरह बेच रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो किसी सरकारी स्कूल में टीचर है, क्या दोनों की आजीविका समान है? क्या दोनों की सुविधाएं जो उनके आय से मिल रही है वो समान है? क्या दोनों की आय समान है? क्या दोनों की जो है नौकरी की सुरक्षा समान है? जी नहीं। तो ऐसे कुछ कार्य है बच्चों जो रजिस्टर्ड होते हैं, या तो वो सरकार के अंदर कार्य करते हैं, या अगर उनकी अपनी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो रजिस्टर है। रजिस्टर है कहाँ? कानून के द्वारा रजिस्टर है, सरकार से जो है उनको रजिस्टर उनका हुआ है, पंजीकृत वो हुए हैं। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो पंजीकृत होते हैं, जिनके अपने नियमित वेतन होते हैं, जिनका जो है निश्चित समय कार्य होता है। मतलब आप देखो, आप अगर एक शिक्षक है, वो स्कूल में जो है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जो है पढ़ाते हैं, है ना। मतलब क्या है कि सुबह अगर उनकी जो है पीरियड उनका 10 AM से स्टार्ट होता है, तो 3 PM या 4 PM तक उनका जो उनको कार्य करना होता है, मतलब एज ए टीचर कार्य करना होता है। तो उनका एक निश्चित समय है जिस अवधि में उनको कार्य करना होता है, और उसके बाद उनकी क्या है कि सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक है। सुरक्षा कैसे? आपने कभी ऐसा सुना कि किसी सरकारी टीचर को जो है कभी भी निकाल दिया गया? नहीं सुना ना। तो ये होता है उनकी जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, उनको सुरक्षा मिला हुआ है अपने काम का। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कभी निजी कंपनी में अगर किसी मजदूर को आप देख रहे हो कार्य करते हुए, या कोई ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो दूसरे के दुकान में कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, उनको कभी भी कहा जा सकता है कि भाई अब तुम चले जाओ, मतलब तुम काम मत करो, उनको कभी भी कहा जा सकता है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, उनको जो है कभी भी अपने जॉब से ऐसे नहीं निकाला जा सकता, वो लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या है कि उनपे श्रम कानून लागू होता है, ठीक है, जो लेबर लॉ है उनपे लागू होता है, उनपे श्रम कानून लागू होता है। आप किसी से ऐसा कार्य नहीं है, अब जैसे कि आप मानो कि किसी को जो है 10 AM से उनको 4 PM तक कार्य करना है, ठीक है, 4 PM तक। तो अब ऐसा नहीं है बच्चों कि आप उनको कहोगे कि नहीं नहीं आप 4 PM तक नहीं, आपको यहाँ पे 8 PM तक रहना होगा। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे 8 PM तक रहना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इन क्षेत्रों में जो है आप किसी नाबालिग को बिठा दो। मतलब नाबालिग से क्या तात्पर्य कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप ऐसे चीजों में कार्य के लिए नहीं लगा सकते हो जो उनके लिए उचित अवस्था नहीं प्रदान करती है। तो और इसमें क्या है, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बोलो कि भाई तुम क्या हो, तुम जो है फीमेल हो, मतलब आप एक लेडी हो, तो मैं आपको कम वेतन प्रदान करूंगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। या जो भी जिसके भी संस्थान में आप एज मतलब एक जो है संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, एज अ वर्कर वर्क कर रहे हो, या जो भी हो सरकार में सेवक के तौर पे कार्य कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपका जेंडर देख करके और चीजों को देख करके जो है आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि वो श्रम के कानून के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, मतलब एक लॉ होता है जिनके तहत उनको कार्य करना होता है, ठीक है, जिनके तहत जो है उनका पूरा संचालन होता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है इनका, जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं, कोई बैंक के कर्मचारी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, पुलिस है, या बड़ी कंपनियों के कर्मचारी वगैरह हैं। ये संगठित क्षेत्र हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जॉब की सुरक्षा मिलती है, उनको वेतन इत्यादि मिलते हैं, जो है बीमा जो है इत्यादि उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आज हम कार्य, मान लो
बच्चों क्या हो कि कोई एक व्यक्ति है आज कार्य कर रहा है, लेकिन कल जब उसकी उम्र नहीं रहेगी, ठीक है, जब उनकी उम्र नहीं रहेगी तो फिर उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो ये जो संगठित क्षेत्र के जो है रोजगार हैं, ज्यादातर ये आपको सुरक्षा देते हैं, भविष्य की सुरक्षा देते हैं, आपको जो है पेंशन इत्यादि प्रदान करते हैं। तो और इसी में आप जब देखोगे तो ये वेतन भोगी, जब आप देखोगे ना, इसी को कहते हैं वेतन भोगी। देखिए ये जो आप देखोगे इन्हीं को कहते हैं वेतन भोगी, वेतन भोगी या सरकारी कर्मचारी, इन्हीं को क्या कहते हैं, वेतन भोगी, वेतन भोगी कहते हैं। या फिर आप इन्हीं को क्या कहते हो, सरकारी कर्मचारी कहते हो, आप इन्हीं को क्या कहते हो, सरकारी कर्मचारी। तो ये चीजें हैं, ये संगठित क्षेत्र की चीजें हैं, आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये जो बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, ये बहुत डीप पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जब आप कंफ्यूज करने लगते हो। देखिए फिर असंगठित क्षेत्र, ये पूर्ण रूप से पंजीकृत नहीं होते या पंजीकृत होते ही नहीं है, ठीक है, पंजीकृत नहीं होते, या तो जो है अनुबंध पे रहेंगे, या पूर्ण रूप से पंजीकृत नहीं रहेंगे, या पंजीकृत ये होते ही नहीं है। इनका आय और वेतन जो है वो अनियमित होता है, अनियमित मतलब इनके जैसा इनका आय और वेतन नहीं होता है, ठीक है, अनियमित होता है, कभी कुछ मिल गया इनको, कभी कुछ मिल गया, कभी 500 मिल गए, कभी 250 मिल गए, कभी। और इनका क्या है कि अगर आपका वेतन जो है 45,000 है, 30,000 है, 15,000 है, तो वो आपका फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब आपको मंथली उतना मिलना है, वो आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे जो वेतन है या तो और आपके काम के अकॉर्डिंग भी नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं, आपसे बहुत फिजिकल वर्क कराया जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो नहीं देते, मजदूरी नहीं देते हैं, ठीक है। सुरक्षा की नौकरी जो है, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कैसे नहीं होती, मैंने आपको बताया ना कि ये तो कभी भी निकाला जा सकता है। सामान्यतः इसमें पेंशन नहीं होता है, ठीक है, सामान्य रूप से इसमें पेंशन नहीं होता। और सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा क्यों नहीं होती, देखिए पहले हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या, मतलब इन क्षेत्रों में कौन कौन लोग हैं जो ऐसे आते हैं। तो एक आते हैं रेहड़ी पटरी वाले, फिर आते हैं दिहाड़ी मजदूर, या फिर घरेलू कामगार, जो किसी का रिक्शा वाला, रिक्शा जो चलाता है, फल सब्जियां जो बेचते हैं इत्यादि, ये सारे क्या हैं, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो अब बताइए बच्चों, अब बताइए, मान लीजिए जो घरेलू कामगार है ना, ये जो घरेलू कामगार हैं, किसी के घर में कार्य कर रहे हैं, किसी चीज का कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चों की देखभाल करनी हो, उनके पेट की देखभाल करनी हो, या फिर जो है बर्तन वगैरह धोना हो, घर की साफ सफाई करनी हो, खाना बनाना हो, मतलब इस तरह के अगर कार्य करें, तो क्या ये फिक्स्ड है कि वो आपको एक जो है जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं कि वो आपको आजीवन तक या आपके एक जो है उम्र सीमा तक आपको जो है वो जॉब पे रखेंगे? ऐसा नहीं, वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों वो आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सामान्य जो है नौकरी की जो है सुरक्षा नहीं मिलती है आपको। देखिए एक आपके एनसीईआरटी बात करते हैं रेहड़ी पटरी वालों की, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स इसको कहते हैं। देखिए ये रेहड़ी पटरी वाले क्या होते हैं बच्चों, जो सड़क किनारे फुटपाथ पर जो है अपने सामान को बेचते हैं, जैसे सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, तो ये सारी चीजें। और एनसीईआरटी आपको ये भी बताएगी कि जो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, इनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इनको प्रशासन के द्वारा कभी कभी हटा दिया जाता है, ठीक है। पहले ये कानून था कि आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जहाँ पे आवागमन हो रहा है, हालांकि आज भी है, वहां पे आप अपनी रेहड़ी या अपनी पटरी को नहीं लगा सकते हो। तो ये चीजें हैं, इनके सामने समस्या पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद है दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? दिहाड़ी मजदूर वो होते हैं जो एक दिन काम करते हैं और उससे वेतन प्राप्त करते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आज कार्य करता है, जैसे मान लो कोई बालू ढोने का कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई ईंट ढोने का कार्य कर रहा है, या कहीं पे घर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो है मजदूर के तौर पे वो कार्य कर रहे हैं, या राजमिस्त्री हैं वो, ठीक है, जो आपके घर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, मतलब कि इनको डे वाइज वेट जो है पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी मिलते हैं, मतलब मजदूरी मिलते हैं। तो ये कहते हैं दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। जैसे कि मजदूर हो गए, ईंट ढोने वाले लोग हो गए, या आप देखो कि कहीं पत्थर जो है ढोने वाले लोग, या राजमिस्त्री वगैरह जो घर का निर्माण कार्य करते हैं। तो ऐसी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद जो है घरेलू कामगार है, फिर रिक्शा वाला, ये सारे कौन है, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है आपकी एनसीईआरटी इन चीजों पर बात करती है बच्चों, और इन चीजों को आपको, ये बस यही सारी चीजें हैं, आप इनको याद रखो। और उसके बाद जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो आप देखना इन चीजों के अलावा जो है आपकी एनसीईआरटी कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, और इन्हीं में, हालांकि एनसीईआरटी आपकी अलग से बात करती है, लेकिन इन्हीं में आप जोड़ दो कि ये जो संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं ये वेतन भोगी हैं, ठीक है, जो या सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कार्य करते हैं। और ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं ना बच्चों, ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं ये क्या है, ये क्या है, ये स्वरोजगार ज्यादातर करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, स्वरोजगार में आते हैं। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि इन्हीं चीजों आपको आपकी एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ाती है। आइए देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका, देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज की जो दुकान है, यहाँ पे फलों का जो है लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है, सारी चीजें, कोई अखबार बेच रहा है। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं, भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं। एनसीईआरटी तो आपकी बहुत पुरानी है, हालांकि अब शहरों का विकास हो रहा है तो इसे ज्यादा है, ज्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि भारत में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि लोग वहाँ क्या क्या कार्य करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। आइए देखते हैं, सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है, मेरी नहीं, एनसीईआरटी बता रही है आपको कहानी के माध्यम से। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है, मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे, मतलब जल्दी घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहां काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी वही ठेले पर, ठीक है, सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर जो है टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थे, ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। चलिए, गुलाब तो काफी लोगों का फेवरेट होता है, आपका भी है, बताइए। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। शहरों की समस्या तो यही है ना, बहुत शोर शराबा है, शांति नहीं मिलेगी आपको। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेले गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पीन व चिमटी लेके जा रही थी। चिमटी लेकर जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। देखिए, ये शहरों में देखिए कि जो है आपको रिक्शा, ऑटो ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। और जो गांव होता है ना बच्चों, वो अगर अब तो पहले तो चलता ही नहीं था, मतलब पहले तो बहुत पहले की बात है, मतलब जब आप दादा अपने दादा दादी लोगों से बात करो, उस समय तो लोग बहुत दूर, मतलब शहरों तक की जो है डिस्टेंस को पैदल ही कवर करते थे। फिर जो है साइकिल पे करने लगे, फिर बाइक आया प्रचलन में, फिर कई कई जगह पे, कई गाँव में बस की व्यवस्था की गई, और अब जो है ई रिक्शा वगैरह काफी आसानी से मिलती है। लेकिन हाँ, उसका एक फिक्स टाइम होता है, अब जब ढूंढो तब नहीं मिलेगा, और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आपको नहीं मिलेगा, और गांव होता ही कितना बड़ा है।
तो देखिए उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हम एक ये कॉर्नर में दिया हुआ है एक छोटी सी कहानी है बच्चू मांझी जो एक रिक्शा वाला है उसकी, देखते हैं क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी। मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते थे। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल जो है पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर जो है पहुंच जाता हूं और जो ग्राहक हैं वह जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। अब सोचिए कि जिन दिनों इनकी तबीयत खराब होती थी और कमाई नहीं हो पाती, उन दिनों जो है इनका दिनचर्या कैसे गुजरता होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50 से 60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये एनसीईआरटी तो बहुत पहले की है बच्चों। तो जो है इसमें ये 3,000 रुपए की जो है इनमें इनकी भी जो है चल रही है शहर में रेंट। और अब तो क्या है कि रेंट ही 4,000, 4,500, 5,000 ऐसे है। मतलब कैसा भी आप कमरा लो 3,000 से तो नीचे नहीं मिलेगा, वो भी रहने योग्य जिसमें आप रह सको। तो ये सारी चीजें हैं बच्चू मांझी की कहानी। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना स्वरोजगार, इसी के बारे में आपकी एनसीईआरटी बताएगी। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसीलिए स्वरोजगार ही करेंगे। आखिर कोई और रोजगार दे तब तो। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद जो है योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें, कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले जो है या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने तक नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज्यादातर घर पर ही बनाए जाते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में जो है पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस जो है कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में जो है बदलाव आने से उनके पास जो है काम करने की जगह होंगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। चलिए अब ये लड़की पहुंच जाती हैं बाजार। ठीक है, जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी जो है शुरू हुई थी, यानी सुबह सुबह गई थी। लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों के कतार भी लगी हुई थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी है जो आमतौर पर गाँव में आपको नहीं मिलती।
और गांव में स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण जो है कई छोटे चीजों में जो है लोग अपनी जान को खो देते हैं, जो बहुत कीमती होता है उनके लिए और उनके परिवार के लिए। हाँ खैर, मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था ना, अपॉइंटमेंट ले रखी थी डॉक्टर से। हम वहां पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का जो है छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी, मतलब मॉल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। देखिए हर चीज कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में है सिटीज में, जो गाँव में नहीं मिलती है हमें, ठीक है। बड़े दुकान में हरप्रीत एक व्यक्ति, उससे मान लो कि आप बात कर रहे हो, ठीक है। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। हरप्रीत बताते हैं कि उनके जो पापा और चाचा थे वो पहले एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू किया। देखो यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। वहां का जो ऑनर है ना उस मॉल का, वो उसका नाम हरप्रीत है, वो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। वंदना, अब उनकी वाइफ से बात होती है तो वो कहती हैं कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मतलब दोनों एजुकेटेड हैं। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। देखिए बच्चों, ये एक बड़ी समस्या है। मतलब देखिए जो आज दर्जी वगैरह लोग हैं उनके तो ऑलमोस्ट काम छीन ही लिए गए हैं। मतलब अब तो बने बनाए कपड़े मिल रहे हैं, तो उनके जो हाथों की कारीगरी है ना, तो वो अब जो है धाराशायी होने लगी है। तो उनको बहुत जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही आप देखो वर्तमान में एआई देखो, आप कहीं भी कॉल करो, पहले जब आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे तो पहले एक व्यक्ति प्रॉपर आपके साथ डील करते थे, लेकिन अब एआई जो है बातें करती है, तो वो तो एक व्यक्ति का रोजगार तो उसने ले लिया। ऐसे ही सोचो एआई कितनी विकसित हो रही है, तो ये भी एक रोजगार की समस्या बन सकती है। हालांकि जब आप डेवलप्ड कंट्री होने के नाते जब आप विकास करते हो तो ऐसी चीजों को अपनाना आपकी मजबूरी और आपकी जरूरत दोनों बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अवसर ये छीनता है तो अनेक अवसर को जो है खोल भी देता है। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल जो है मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। मतलब इनका बिजनेस देखो कितना फैला हुआ है, ठीक है। विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से जो हमारा व्यापार है वो बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले रखा है। बताइए, देखिए कि इन्होंने अपना विकास कैसे किया बिजनेस करके। इसके लिए भी दिमाग चाहिए ना, पढ़ो बच्चों फिर दिमाग आएगा। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी है और लोग अलग अलग तरह की जो है चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। मतलब नॉर्मली आप जानते हो कि कोई भी दुकान जो है अपने लाइसेंस पे खुलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना लाइसेंस के आप कहीं भी दुकान शुरू कर दोगे, ठीक है। ऑथोराइज्ड होता है वो किसी अथॉरिटी द्वारा।
तो देखिए ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन जो है बाजार जो है बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती थी। आपके शहर में भी किसी एक खास दिन में जो है बाजारें क्लोज रहती होंगी, बंद रहती होंगी। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। अब देखिए फैक्ट्री के बारे में बताइए। ये तो हो गया जो दुकान है, मॉल वगैरह है, कपड़े की दुकानें हैं या अन्य जो है फुटपाथ के जो फल वगैरह भी विक्रेता है, फूल बेच रहे हैं, उन चीजों की बात हो गया। अब लेके जाएगी एनसीईआरटी फैक्ट्री की तरफ। देखिए फैक्ट्री में कैसे कार्य होता है। मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। देखिए बच्चों एनसीईआरटी की क्या खासियत है ना, हर चीज वो आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। जिस चीजों को आप एडवांस्ड बुक में उसके लैंग्वेज जो है टफ होने के कारण नहीं समझ पाते हो, एनसीईआरटी बहुत सिंपली आपको समझा देगी। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जो है जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। देखिए यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि इसको कपड़े सिलवाना है, जरी का काम करवाना है। यहाँ पे फोकस है फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जो कार्य निर्मला कर रही है वो एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है कि रोजगार की एक ये भी साधन है। ठीक है, हमने बस पकड़ी, बस लिया उन्होंने और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर जो है लोग चढ़ते ही जा रहे थे, कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता ना बच जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे, हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान बची। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, शहर की जिंदगी देखिए कितना ज्यादा आवागमन है। लोग एकदम से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये काम में वो काम में, सुकून ही नहीं है दोस्तों। रात को बस जो है नींद आती है, और जिसका तो नाइट ड्यूटी भी होता है बहुतों का, बेचारे रात में भी नहीं सो पाते। तो चलिए देखते हैं। मोड़ पर जो है बड़े सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे। ये दिहाड़ी मजदूर की बात अब आप एनसीईआरटी करेगी। देखिए ये दिहाड़ी मजदूर है, ये यहाँ पे जो आपको पिक में दिख रहे होंगे शायद। तो मोड़ पे बहुत सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है, मतलब उस जगह का नाम जहाँ ये लोग बैठे थे लेबर चौक था। क्यों? क्योंकि ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ यहाँ भवन बन रहे होते हैं, कुछ जहाँ भवन बन रहे, जहाँ पर घर बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं, और कुछ क्या होता है बोझा ढोते हैं और ट्रकों से जो है सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। ये सब बड़ा जोखिम भरा कार्य है बच्चों, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। अब समझ में आ रही है आपको कि गरीबी कहाँ किस लेवल तक जो है जरी हुई थी। अब तो खैर धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है हमारे देश में। तो देखिए हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहां अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक ऐसी असमानता की बात आपको कहीं ना कहीं ये संकेत अभी से आपको दे रही है। ठीक है, आपको प्रिपेयर कर रही है। जब आप एडवांस लेवल पे इसको पढ़ोगे तो हम चीजों को समझ पाओगे। देखिए एक जब बाहर पे उन्होंने क्या देखा कि दिहाड़ी मजदूर बेचारे बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे कार्य दे। जो है लोग उनसे बात कर रहे हैं, मजदूरी को लेकर के नाप तोल कर रहे हैं। ये काम की जो है काम के तलाश में है। ठीक है, बैठे हुए हैं बेचारे, वेट कर रहे हैं। और क्या है कि इनको ये इस चीज का भरोसा भी नहीं, मतलब जो लोग बैठे हैं उनको ये कंफर्म नहीं है कि अब आज उनको जो है काम मिल ही जाएगा। बस बैठे हैं इंतजार में कि शायद मिल जाए, शायद कोई कृपा हो मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और उसी दूसरी तरफ ये आपकी एनसीईआरटी दिखा रही है कि जैसे वो फैक्ट्री में घुसती है तो वहां पे देखिए कि वहां का एक अलग सीन है। मतलब शहर के कितने पार्ट्स हैं। देखिए कुछ लोग टेलीफोन की जो है, ये तो वही दिहाड़ी। जब हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहां अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी। जहां कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटी सी कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे।
एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे और कमरे में एक तरफ तह कर लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। देखिए ये निर्मला है। वह मेरी बहन से मिलकर बड़ी खुश हुई। जान पहचान थी, आजकल तो लोग खुश भी नहीं होते मिलके। और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। चलो इसका काम तो हो गया। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। देखिए निर्मला क्या करती हैं कि ये कपड़ा निर्यात करने वाली, मतलब कपड़ा कहीं जो सप्लाई करती होगी वो कंपनी, वहां पे दर्जी मतलब कपड़े को सिलने का काम करती है। ठीक है, जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। देखिए कितना जो है फैला हुआ है ये कंपनी। ये इंटरनेशनल जो है ट्रेड करती है। ओके, दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर जो है काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। मतलब दिसंबर से अप्रैल तक बहुत काम मिलता है। ठीक है, अक्सर यह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी जो है काम पर जाना पड़ता है। शहर में यही तो है, समय ही नहीं है, ना अपने लिए समय है ना अपने परिवार के लिए समय है। व्यक्ति बहुत व्यस्त है, मतलब रोबोटिक लाइफ हो चुकी है। वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है, इतवार को भी जाना पड़ता है, संडे को भी काम करती है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपए देर तक जो है काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर जो है अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। तो ये कैसे है, ये असंगठित क्षेत्र के हैं। ठीक है, ये संगठित क्षेत्र के नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र के हैं। उसको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की जो है पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। अब ये दफ्तर के बारे में, ठीक है, दफ्तर के बारे में आपको एनसीईआरटी एक और आजीविका के बारे में बताएगी। मेरी मौसी सुधा, मेरी नहीं इसकी जो लड़की बात कर रही है, मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। देखिए, जिन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से लोग सैकड़ों जो है लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जो बिस्किट है वो शहर के बाहर एक फैक्ट्री है, वहां पे बनाई जाती है। मौसी 50 विक्रेताओं या सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, मतलब देख रेख करती है और शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये जो सेल्समैन है वो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। मतलब 50 विक्रेताओं, 50 सेल्समैन की जो देख रेख कौन करती है, जो मार्केटिंग मैनेजर यानी जो इनकी मौसी सुधा है। ठीक है, ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है और उनके जो है प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर विचार करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वो बिस्किट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। मतलब देखो, ये
बच्चों ये जो सुधा मासी का काम है ये किस क्षेत्र में आ रहा है, ये संगठित क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि इनको तनख्वाह वे जो है एक प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, मंथली मिलता है इनको, और इनका जॉब सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी मिल रही है, तो ये अस्थाई यानी संगठित क्षेत्र में आ रही हैं। वो यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी जो है वो लंबे समय तक चलेंगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। देखिए अस्थायी कर्मचारी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, आपकी एनसीईआरटी इस पे बात कर रही है। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर जो है ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। इनको वार्षिक छुट्टी के लिए रूप में जो है वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। वही असंगठित जो मजदूर हैं बच्चों, उनको अगर वे त्योहार के दिन घर पे बैठ जाए ना तो त्योहार के दिन वो भूखे रह जाएंगे। देखिए ये फर्क है यहाँ पे। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। और जो असंगठित मजदूर होते हैं, अगर उनके सर पे जो ईंट भी गिर जाए ना तो उनके जो है स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। उनको बोला जाएगा कि जाओ भाई घर जाओ अपना इलाज कराओ, ठीक है। और अगर थोड़े बहुत चोट लगे ना तो बोलेंगे कि बस इतना सा तो है, मेरा पहले काम फिनिश कर लो फिर जाओ। तो यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन और कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। और वो तो किसी के अंदर काम ही नहीं करते, वो तो बेचारे दिहाड़ी है, रोज जो है काम का इंतजार करते हैं, तो उनके तबीयत से, उनको फीवर है क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब एक दिन का अपना खाना जुटाने के लिए कमा रहे हैं, आप ऐसे समझो। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें जो है अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। ये लड़की घूम ली पूरा, ठीक है, लेकिन आज बहुत मजा आया, हमें भी मजा आया। फर्क है ना। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और जो है शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये था पूरा चैप्टर बच्चों। आज बताओ आपने आज क्या क्या समझा, आपको क्या लगा? चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगा? गांव का जीवन ज्यादा डिफिकल्ट है या शहर का जीवन ज्यादा डिफिकल्ट है? बताइए, कमेंट करिएगा। तो ये सारी चीजें थी, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, स्वरोजगार या वेतनभोगी या सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें हमने देखा। और इसमें असंगठित क्षेत्र में देखा रेहड़ी पटरी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, घरेलू कामगार हैं, रिक्शा वाला है, और हमने देखा कि सबसे मेन आजीविका क्या होती है। तो शहर में बच्चों इन छोटे छोटे चीजों में जो है लोग की मतलब मार पड़ी हुई है काम की। बहुत सारे लोग पलायन करते हैं गांव से शहर की तरफ, और शहर में जो है मतलब ऐसा है कि उनके जीवन का कुछ नहीं। आप बहुत न्यूज में देखते होंगे कि कहीं जो है काम करते हुए ऊपरी इमारत से लोग गिर गए, मर गए। मतलब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा बच्चों? इनके जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके बाद उनके परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए समस्या है, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, एक्चुअल ये हमारे भारत की समस्या है। तो ये सारी चीजें हैं। आज हमारी सिविक्स के क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का बहुत अच्छी तरह से कवर होके खत्म हो चुका है। बच्चों मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना उसको पढ़ाऊं, ये आइडिया कैसा रहेगा? तो चलिए इस पे विचार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि हम कैसे ला पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। आज हमने 6 के एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। ऐसे ही हम क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी को भी बहुत आसानी से और ऐसे एंजॉय करते हुए खत्म कर लेंगे। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट करिए, हमारी फैमिली आप लोग जुड़िए, ताकि हम और अच्छे से चीजों को कर पाए, ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर मिलूंगी, कल परसों जब भी हो, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद।